ये सच्ची कहानी 1930 की है जो साउथ कोरिया छोटे से एक गांव के इलाके की है। वहाँ किम सुन जुन नाम के एक गरीब माँ एक 16 साल के बेटे के साथ रहती थी। दोनों के पास छोटा सा खेत था। दिन भर काम करता, रात में इतना भी अनाज नहीं हो पाता कि ये दोनों पेट भर के खा सके, लेकिन फिर भी कैसो भी करके अपना जिंदगी गुजारा कर रहे थे। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि इनके पास कभी कभी तो पेट भर के खाना खाने के लिए भी नहीं मिलता। चोंगसू वही के बाजार में एक ढाबा थे, वहाँ पे जाकर के दिन भर काम करता, रात होने के बाद घर लौटता। गांव आने के बाद भी ये छोटा मोटा काम ढूंढ लेता। ये खाली कभी नहीं बैठता ताकि एक्स्ट्रा कुछ पैसे इनके पास आ जाए। और इस जमाने में फोन नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी। कभी कभी चोंगसू काम के सिलसिले में 2-3 दिन शहर के बाहर ही रुक जाता। घर पे अपनी माँ को नहीं बताता। इनकी माँ समझती कि उनका बेटा कहीं भी है, वो काम ही कर रहा होगा। रोज की तरह उसका माँ घर पे इंतजार करते रहती, लेकिन इस बार हद ही हो गई। चोंगसू को गए हुए पूरे 6 दिन बीत चुके थे। उसकी माँ घर पे उनका इंतजार कर रही थी। उनका दिल बैठे जा रहा था कि उनका बेटा आखिर अभी तक घर क्यों नहीं आया। रोज खिड़की के पास बैठ करके अपने बेटे का इंतजार करती कि उसका बेटा बस आ ही रहा होगा, लेकिन उसका बेटा नहीं आता। हमेशा वो खुद को दिलासा देती कि वो कोई काम के लिए रुक गया होगा, उसे शायद कोई अच्छा काम मिल गया होगा, आएगा, जरूर आएगा उनका बेटा। एक दोपहर माँ किम खेत में काम करके वो घर लौटी। इस दिन ये बहुत ज्यादा थकी हुई थी। घर में पानी पीने के लिए बैठती ही है, तभी दरवाजे पे किसी का दस्तक होता है। तभी इनके चेहरे पे चमक आ गया। इन्हें लगा कि इनका बेटा दरवाजे पे है। ये फौरन जा करके गेट खोलती है, लेकिन इनके बेटे के जगह दरवाजे पे 2 पुलिस वाले थे। उसे देख करके ये मायूस हो जाती है। पुलिस वाले ने पूछा, मुझे पता चला है कि आपका लड़का कुछ दिनों से गांव नहीं आया है, वो लापता है। माँ घबरा करके बोलती है कि हाँ, मेरा बेटा अभी तक लौट करके नहीं आया है। 6 दिन पहले वो काम के सिलसिले में बाहर गया था। हो सकता है कि उसे बड़ा काम मिल गया हो, इसी वजह से उसे लेट लग रहा है आने में। दोनों पुलिस वाले एक दूसरे को देखता है, कहता है, माफ कीजिएगा माँ, हमें कुछ ही दिन पहले पहाड़ पे एक जवान लड़का का लाश मिला है। मुझे लगता है कि ये आपका बेटा हो सकता है, आपको चलना होगा हमारे साथ। उस लाश का चेहरा कुचला हुआ है, बहुत ही बेरहमी से उसको पीटा गया है। ये सुनते ही माँ का कलेजा फट गया। पुलिस वाले अपने साथ उस माँ को मुर्दा घर उसके बेटे को पहचान करने के लिए ले गया। जब लाशों पे से कपड़ा हटाया गया तो वहाँ का मंजर बहुत ही भयानक था। लाश पूरी तरह से सड़ गई थी। कुछ दिन पहले ही डेड बॉडी मिली थी। इनका सर पूरी तरह से कुचला जा चुका था। माँ रोते हुए वो धुंधला चेहरा को देखा और उसे यकीन हो गया कि ये उसी का बेटा है। तभी एक माँ की नजर अपने बेटे के कपड़े पे गया। वो कपड़ा इसके बेटे का नहीं था। फौरन पुलिस वाले से पूछता कि साहब, ये कपड़े हमारे बेटे का नहीं है। ये इतनी ज़्यादा दुख और तकलीफ में ये खुद ही थ्योरी लगाने लगी कि इनके बेटा को इनका मालिक ने नए कपड़े पहनने के लिए दिया होगा। वो माँ ने उस लाश को अपना बेटा मान करके अपने गांव ले जा करके अपने ही कब्रिस्तान में दफन कर दिया। कुछ दिनों बाद वही 2 पुलिस फिर से इस माँ के घर आता है और बताता है कि आपके बेटा का कातिल वो पकड़ा जा चुका है। वो वही लड़का लड़की है जो आपके बेटे के साथ आपके बेटे के ढाबा पे काम कर रहे थे। वो जेल में ही अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने पूरी सच्चाई बताई कि उस लड़की की गांव में किसी शादीशुदा लड़के से अफेयर चल रही थी, लेकिन वो लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ भागने की प्लानिंग कर रही थी। चोंगसू को ये बात पता चल गया और वो जा करके सीधा शादीशुदा आदमी को सब कुछ सच बता दिया। लड़की ने इस बात को कबूल कर लिया कि अपने साथी के साथ उसको फुसला पनिया करके पहाड़ के यहाँ पे ले गया और उन्हीं ने खुद अपने हाथों से दोनों ने मिल करके गला को घोट करके जान से मार दिया है। और इनका चेहरा किसी को पता न चल जाए कि ये कौन है, इसी वजह से इनके चेहरे को कुचल दिया गया है। चोंगसू के माँ ने रोते हुए पुलिस वाले से पूछा, लेकिन वो कपड़ा वो तो मेरे बेटे का नहीं लग रहा था। पुलिस ने उसका बात काटते हुए कहा, जब कातिल ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो अब वो कपड़ों का क्या। चोंगसू के माँ ने भी इस बात को उतनी बहस नहीं की, बस इसे तसल्ली था कि इनके बेटे का कातिल वो सलाखों के पीछे जा चुका है। इस घटना को बीते हुए पूरे 6 महीने हो गई थी। माँ की हालत बद से बदतर हो गई थी। ये सही से नहीं खाती थी, नहीं सो पाती थी। इनका जो खेत जो था वो अब वीरान हो चुका था। फिर आई 18 अक्टूबर 1931 की वो खौफनाक रात। रात के सन्नाटे में अचानक माँ की आंख खुली। कमरा पूरी तरह से अंधेरा था।
माँ का नज़र पाँव की तरफ जाता है। पाँव की तरफ एक काला साया जो इन्हीं को देख रहा था वो खड़ा था। इन्हें लगा कि इसके बेटे का आत्मा को शांति नहीं मिला है और वो अभी तक भटक रहा है, शायद ये इनको लेने के लिए आया है। माँ की आंखों में आंसू भर गई और वो रोते हुए अपने बेटे से कहा, चोंगसू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब तुम इस दुनिया से मुंह छोड़ दो, भगवान के पास जाओ और शांति से रहो। तभी वो काला साया अपना मुंह खोलता है और बताता है कि माँ मैं तुम्हारा बेटा मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। सुन करके इसकी माँ का आंखों में आंसू भर गया। ये उठती है, माचिस लेकर के दिया जलाती है, पूरे कमरे में रोशनी फैल जाता है। वहाँ पे उनका बेटा बैठा हुआ था, उन्हें देख करके सीधा वो गले लगा लेती है, बोलती है कि तुम कहाँ थे। अब सवाल ये था कि चोंगसू अगर जिंदा था तो वो 6 महीने से कहाँ था। 6 महीने पहले पहाड़ पे जो लाश मिली थी वो आखिर किसका था। चोंगसू ने रोते हुए पूरी सच्चाई बताई, बोली कि माँ मैं जो ढाबे पे काम करता था वो ढाबे पे एक लड़का लड़की भी काम करती थी। उस रोज सचमुच में ढाबा वाले वो लड़का लड़की मुझे पहाड़ों पे ले गया था, मुझे बहुत ही बेरहमी से पीटा था। इन दोनों को लगा था कि मैं पूरी तरह से मर चुका हूँ, लेकिन मैं मरा नहीं था, बेहोश हो गया था। जब मेरी आंखें खुली तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, मुझे बहुत ही गंभीर रूप से चोट लगा हुआ था। मैं समझ गया कि मेरे जान को खतरा है और मैं अपना जान बचाने के लिए दूसरे शहर भाग गया था। मुझे लगा था कि मैं अगर फिर से गांव जाता हूं तो फिर से ये दोनों मुझे जान से मार सकता है। इसी वजह से माँ मैं चला गया। 6 महीने बीत गया वहाँ रहते हुए, तुम्हारा बहुत याद आ रहा था, इसी वजह से मैं माँ फिर से वापस आ गया हूँ। गांव वाले को अब पुलिस को मालूम चली कि चोंगसू फिर से वापस आ गया गांव, वो जिंदा था। तो पुलिस वाले फिर से वो केस को खोलते हैं और जांच स्टार्ट करते हैं। पहाड़ पे जो लड़के का लाश मिला था वो आखिर किसका था। पुलिस वाले आसपास के गांव जा करके कोई मिसिंग पर्सन को ढूंढने लगा, लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। चोंगसू के ढाबे पर जो 2 साथी इनके साथ काम कर रहा था उन दोनों ने डर करके अपना जुर्म कबूल किया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसी ने ही चोंगसू को जान से मार दिया है, इसी वजह से अपना जुर्म कबूल कर लिया था। चोंगसू के माँ ने भी धोखे खा गए थे, क्योंकि सर बुरी तरह से कुचला हुआ था, सर पहचानने लायक नहीं था। कपड़े पे डॉट तो गया था लेकिन बात सच था, वो दूसरे ही इंसान का कपड़ा था जिनका मर्डर हुआ था। 6 महीने से जो 2 अपराधी जेल में बैठ करके चोंगसू का मर्डर केस की सजा काट रही थी उसको भी रिहा कर दिया गया, क्योंकि चोंगसू अभी तो जिंदा है इसी वजह से। लेकिन दुखद वाली बात यह है कि पुलिस वाले बहुत ही ज़्यादा जाँच करने के बाद भी पहाड़ पर जो लाश मिला था वो कौन लड़का का था, उसका पहचान क्या था, आज तक कभी पता नहीं चला। उसे एक बिना नाम के कब्र में दफना दिया गया। अब दूसरी कहानी स्टार्ट होती है। साल था 1983। यूरोप के सुरक्षित माने जाने वाले देश जर्मनी में, वहाँ पुलिस के सामने एक ऐसा केस आया जो पूरे 15 सालों तक पुलिस के और पूरे देश के विज्ञानों की सभी की नींद उड़ा दी। आखिर कातिल कौन था। हुआ ये कि जर्मनी के अलग अलग इलाके में अपराध होना शुरू हो गया। कहीं बुजुर्ग महिला की मर्डर हो जाता, कहीं अमीर घरों में करोड़ों की चोरियां होती, ड्रग्स का तस्करी होती, लेकिन हर जगह सिर्फ एक ही इंसान का फिंगरप्रिंट मिलता। जब पुलिस वाले क्राइम सीन के पास पहुंचता, वहां के आसपास का जायजा लेता, जांच करता, तो वहां पे इसे एक चीज, हर क्राइम सीन पे बस एक महिला का डीएनए मिलता। पुलिस को शुरू में लगा कि ये कोई होगा छोटा मोटा मामला। उस महिला का डीएनए देखते ही देखते हर जगह, हर बड़ा क्राइम सीन, छोटा क्राइम सीन, हर जगह मिलने लगा। ज्ञात महिला इतनी ज़्यादा शातिर थी कि हर क्राइम सीन पे अपना डीएनए तो छोड़ती और भी कोई सबूत ये नहीं छोड़ती। जर्मनी के मीडिया और पुलिस ने इस रहस्यमयी अपराधी का नाम रखा द ह्यूमन विदाउट ए फेस। पूरे देश में इसका खौफ फैल गया। हर गाड़ी, हर स्टेशन पे इस महिला का अलर्ट भेज दिया गया, इस अदृश्य महिला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। तो तब हो गई साल 2007 में 2 पुलिस ऑफिसर मार्टिन और उनके साथी मिशेल एक पार्क में गाड़ी में बैठ करके दोनों लंच कर रहे थे। 2 अज्ञात लोग वहां पे आते हैं, उन गाड़ी का दरवाजा खोला जाता है और दोनों पुलिस वाले के सर पे गोली मार करके जान से मार दिया जाता है। सोल तो मौके पे ही मर जाते हैं, लेकिन मार्टिन वो कोमा में चला जाता है। हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए वहां भी बिना चेहरे वाली महिला का डीएनए मिलता है। जब इस केस को नेशनल लेवल पे जांच कर चुका था, जर्मनी के सबसे सीनियर सरकारी वकील गुंटर हर्न को इस केस का हेड बनाया गया। सरकार ने उस महिला को पकड़ने के लिए बहुत ही बड़ा डार्क फोर्स बनाया। वहाँ के सरकार को इस महिला को पकड़ने के लिए बहुत सारा यूरोस पैसा खर्चा हो रहे थे। जो भी अपराधी, जो भी क्राइम करता, कुछ भी करता, अगर वो पकड़ा जाता तो इस महिला के बारे में उनसे ज़रूर पूछता, उनका मुंह फ़ौरन चुप हो जाता, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था कि ये महिला आखिर थी कौन,
कहाँ से आई, ये है कौन। सरकार ने हर जगह इस महिला के बारे में ये बताया गया था कि जो भी इस महिला का जानकारी देते हैं उन्हें बहुत सारा रकम दिए जाएंगे। पुलिस को लगने लगा कि सारे अपराधी उस महिला का खौफ खाने लगा है, इसी वजह से कोई भी अपराधी उस महिला का नाम नहीं ले रहा है। समय आ गया था 2009। पुलिस पूरे पिछले 16 साल से इस महिला के पीछे भाग रही थी। तभी चालाक अपराधी समझने वाली महिला का डीएनए जर्मनी के सीमा पार करके ऑस्ट्रेलिया, वहाँ के भी क्राइम सीन के यहाँ पे इस महिला का डीएनए मिलने लगा। अब ये इंटरनेशनल सीरियल किलर बन चुकी थी। ये देखते हुए वहीं के सरकार ने इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आकर के कोई भी इस महिला का बारे में जानकारी देता है, अगर वो सच साबित होता है तो उसे $4 लाख का इनाम दिया जाएगा। तभी मार्च 2009 में वकील हंटर हॉर्न के पास फ्रांस के पुलिस का इमरजेंसी कॉल आता है। फ्रांस के पुलिस ने कहा कि सर, हमारे यहाँ एक पुरुष का जली हुई लाश मिली है। जब हमने उसकी पोस्टमार्टम की है तो उसके पुरानी उंगलियों का निशान कागजात से जब हम डीएनए लिए हैं तो एक ऐसी चीज सामने आई है विज्ञान के नियमों का खिलाफ है। गुंटर हॉर्न पूछा, ऐसा क्या मिला तुम्हें? फ्रांस के पुलिस ऑफिसर ने कहा कि इस डेड बॉडी के ऊपर वही अज्ञात महिला का डीएनए मिला है। ये खबर सुनते ही वकील गुंटर हॉर्न का दिमाग घूम गया। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। सारे टीम को बुलाया और उन्हीं दिशा में सारे टीम को दौड़ा दिया जहां से ये नामुमकिन होने वाली बात पता चली थी। 3 दिनों के अंदर जो सच सामने आया, जर्मनी के पुलिस को पूरे दुनिया के सामने में शर्मसार कर दिया। असल में दुनिया में बिना चेहरे वाली महिला अपराधी कोई था ही नहीं, वो सिर्फ एक वहम था। तो हर जगह उस महिला का डीएनए आ कैसे रहा था? असल में पुलिस क्राइम सीन पे जाता है और खून थूक जो भी मिलता है वो उठाता है। जिस रुई वाली पतली ठंडी कॉटन से उठाता था, कॉटन स्वॉफ इस्तेमाल करती थी, वो जर्मनी के एक फैक्ट्री में बनती थी। उसी फैक्ट्री में एक सीधा साधा महिला काम करती थी। वो महिला अनजाने में बगैर दस्ताने के उस रुई को छूती थी। इसी वजह से उस महिला का डीएनए सिक्स पे लग जाता था। फैक्ट्री से सीधे वो सिक्स पुलिस के फोरेंसिक टीम के पास जाता था। पुलिस जब भी क्राइम सीन पे जाता और डीएनए उठाने के लिए या कोई सा भी सबूत उठाने के लिए वो स्टिक का इस्तेमाल करता, उस पे फिंगरप्रिंट आ जाता उसी महिला का। इसी वजह से बार बार उस महिला का फिंगरप्रिंट आ रहा था। कई सालों से फोरेंसिक टीम वाले को मिस्टेक हो रहा था कि ये डीएनए कातिल का हो सकता है, कातिल का है। वो जो वैन में जो 2 पुलिस ऑफिसर का जो हत्या हुआ था, पुलिस वाले को मालूम चलता है न्यू नाजी गैंग ने उसे मारा था। पुलिस ने झूठे डीएनए ले करके असली कातिलों को छोड़ता रहा और एक ऐसी महिला के पीछे, ऐसे अनजान शख्सियत के पीछे भागता रहा जो असलियत में एग्जिस्ट करता ही नहीं था। करोड़ों रुपए बर्बाद हुई, हजारों घंटों की ड्यूटी बर्बाद गई और असली मुजरिम खुले घूमते रहे। आज भी इस केस को दुनिया के पुलिस इतिहास के सबसे बड़ी और सबसे बेवकूफ़ भूल माना जाता है।